नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं कथा के कनवस। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक द्वार है उन कहानियों का जो समय के पारे हैं। यहां विज्ञान और सनातन एक साथ मिलते हैं, जहां हर कहानी एक सच छुपाकर बैठी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हर एपिसोड में हम एक नई यात्रा पर निकालेंगे। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा। जरा सोचिए, प्राचीन दुनिया का सबसे सुरक्षित ज्ञान केंद्र, बाहर कोई खिड़की नहीं टूटी है, दरवाजा अंदर से बंद है, फिर भी एक छात्र अचानक हवा में गायब हो जाता है। बिल्कुल किसी भूतिया कहानी की तरह। हाँ, पीछे छूटता है सिर्फ एक जलता हुआ दिया और फर्श पर राख से लिखा एक संदेश, गद्दार अंदर है। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है ये, है ना? आज हम जिस स्रोत सामग्री को खंगाल रहे हैं, द शैडो ऑफ तक्षशिला, द ब्लैक लोटस कॉन्स्पिरेसी, वो हमें इतिहास के एक ऐसे ही खौफनाक रहस्य की ओर ले जाती है। मतलब ये कोई सामान्य ऐतिहासिक घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन धुंधले पन्नों की तरह है जहां सच और झूठ के बीच की लकीर पूरी तरह मिट चुकी है। तो आज का हमारा मिशन इसी प्राचीन भारतीय रहस्य की परतों को खोलना है। 2000 साल पहले का तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसके असीमित ज्ञान से बड़े बड़े साम्राज्यों के राजा भी खौफ खाते थे। और ये इतिहास के सबसे आकर्षक विरोधाभासों में से एक है। मतलब एक तरफ ये ज्ञान का खुला आसमान था और दूसरी तरफ रहस्यों का एक बहुत ही गहरा तहखाना। तक्षशिला केवल एक स्कूल नहीं था। अगर हम इस स्रोत की गहराई में जाएं तो ये स्पष्ट होता है कि ये ज्ञान और उस ज्ञान पर नियंत्रण पाने की खूनी जंग का एक जीता जागता दस्तावेज है। सही कहा। ये सिर्फ एक गुमशुदगी की कहानी नहीं है, बल्कि एक भयानक सच्चाई है जो तक्षशिला की नींव के ठीक नीचे दबी हुई थी। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत के अनुसार तक्षशिला का जो सामाजिक ढांचा था, वो अपने आप में बहुत अनूठा था। बहुत ही अलग था। वहां दूर दूर के साम्राज्यों से छात्र आते थे। चिकित्सा, राजनीति, युद्ध कला, खगोल विज्ञान, सब कुछ सिखाया जाता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि राजकुमार आम लोगों के साथ पढ़ते थे। हाँ, और महान योद्धा सन्यासियों के बगल में बैठकर शिक्षा लेते थे। बिल्कुल, मतलब ये वो दौर था जहां जन्म से मिली हैसियत से ज्यादा महत्व ज्ञान को दिया जाता था। लेकिन उन हजारों छात्रों की भारी भीड़ में एक लड़का बिल्कुल अलग था। आरव। हाँ, आरव। आरव का चरित्र ही इस पूरी ऐतिहासिक पहेली का केंद्र बिंदु है। देखिए, स्रोत स्पष्ट करता है कि वो पृष्ठभूमि के हिसाब से बहुत साधारण था। हाँ, आरव के पास ना तो पैसा था, ना ताकत थी, और ना ही कोई बड़ा पारिवारिक रुतबा था। वो पूरी तरह से शक्तिहीन था। लेकिन स्रोत बताता है कि उसके पास एक बहुत ही खतरनाक चीज थी, जिज्ञासा। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। बिल्कुल, जहां बाकी छात्र सिर्फ प्राचीन ग्रंथों को रटने और शिक्षकों की बातें चुपचाप सुनने में लगे रहते थे, आरव ऐसे वर्जित सवाल पूछता था जिनका जवाब देने से शिक्षक नफरत करते थे। क्योंकि हर स्थापित व्यवस्था अपने आसपास कुछ अदृश्य दीवारें खड़ी कर लेती है, और कुछ सवाल उन दीवारों में दरार पैदा करते हैं। हाँ, जैसे वो पूछता था कि कुछ ग्रंथ छात्रों से क्यों छिपाए जाते हैं, या कुछ कमरे हमेशा बंद क्यों रहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, एक विश्वविद्यालय की सुरक्षा किसी सैन्य महल की तरह क्यों की जाती है। ये बहुत ही बुनियादी लेकिन तीखे सवाल थे। सच में, अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो आरव किसी बहुत बड़ी हाई सिक्योरिटी टेक कंपनी या सरकारी खुफिया एजेंसी के उस विसल ब्लोअर की तरह लगता है, जो बस ये पूछ रहा है कि भाई सर्वर रूम के अंदर असल में चल क्या रहा है। हाँ, ये एक बहुत सटीक तुलना है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, सत्ता में बैठे लोग उस इंसान से इतना क्यों डरते हैं जो सिर्फ साधारण से सवाल पूछ रहा है। मतलब, क्या एक शक्तिहीन छात्र सच में किसी व्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा हो सकता है? ये समझना बहुत जरूरी है कि संस्थागत शक्ति काम कैसे करती है। हर युग में जो लोग बहुत अधिक सवाल पूछते हैं, वे सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। अच्छा। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास कोई सेना है, बल्कि इसलिए क्योंकि शक्ति का पूरा ढांचा ही बिना सवाल किए आज्ञा पालन पर टिका होता है। पॉइंट है। ज्ञान पर जिनका नियंत्रण होता है, वे नहीं चाहते कि कोई भी उनके बनाए गए नियमों को चुनौती दे। सवाल पूछना उस मनोवैज्ञानिक नियंत्रण को तोड़ देता है। आरव का कोई रुतबा ना होना ही दरअसल उसे निडर बना रहा था, क्योंकि इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। बिल्कुल, जो इंसान व्यवस्था से कुछ नहीं चाहता, उसे व्यवस्था डरा भी नहीं सकती। और यही बात उन लोगों के लिए खौफनाक थी जो तक्षशिला के रहस्यों को छिपा कर रखना चाहते थे।
और आरव की इसी निडर जिज्ञासा ने उसे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां जाना छात्रों के लिए सख्त मना था। तक्षशिला के नीचे बना एक गुप्त तहखाना। वो जगह सच में रहस्यमयी थी। स्रोत सामग्री में इस जगह का जो वर्णन है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अफवाहें थीं कि वहां ऐसे खोए हुए ग्रंथ और खतरनाक ज्ञान मौजूद हैं जो पूरे के पूरे साम्राज्यों को नष्ट कर सकते हैं। हाँ, और उस गुप्त लाइब्रेरी का रखवाला एक बूढ़ा विद्वान था, आचार्य रुद्र। सही। टेक्स्ट बताता है कि वो हर आधी रात को एक तेल का दिया लेकर उस तहखाने में जाता था और जब भी लौटता उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका होता था। देखिए, वो डर बहुत स्वाभाविक था। जब आप दुनिया के सबसे खतरनाक रहस्यों के अकेले रखवाले होते हैं तो वो ज्ञान एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ बन जाता है। बिल्कुल। आचार्य रुद्र रोज रात को उस बोझ का अकेले ही सामना कर रहे थे। लेकिन वो बोझ एक रात बहुत भारी पड़ गया। स्रोत सामग्री में उस रात का जो वर्णन है, मतलब सच कहूं तो मैं पढ़ते हुए सहर गया था। हाँ, वो तूफानी रात। तूफान आया हुआ था, आसमान से तेज बिजली कड़क रही थी और आरव ने छिपकर आचार्य रुद्र का पीछा किया। आचार्य हमेशा की तरह उस तहखाने के अंदर गए और अंधेरे में गायब हो गए। आरव बाहर छिपकर इंतजार करता रहा। 1 मिनट बीता, फिर 5 मिनट बीते और तभी अचानक तक्षशिला के उस अंडरग्राउंड हिस्से में एक भयानक चीख गूंज उठी। और ये वो पल था जहां तक्षशिला का छिपा हुआ संक्रमण आखिरकार सतह पर आ गया। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब आरव दौड़कर उस तहखाने के अंदर पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता। कोई भी नहीं। कमरा बिल्कुल खाली है, न कोई लाइब्रेरियन, न भागने का कोई रास्ता। सिर्फ पुरानी पांडुलिपियां, कमरे के बीचों बीच रखा एक जलता हुआ दिया और फर्श पर राख से लिखा हुआ एक संदेश, गद्दार तक्षशिला के अंदर है। आरव अभी से पढ़ ही रहा होता है कि अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और अंधेरे में से एक डरावनी फुसफुसाहट आती है, तुम्हें ये कभी नहीं देखना चाहिए था। ये हिस्सा किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। सच में। पर मुझे यहाँ थोड़ा शक है। ये लॉक्ड रूम मिस्ट्री सिर्फ एक हत्या नहीं हो सकती। मतलब कोई व्यक्ति एक बंद कमरे से बिना कोई सुराग छोड़े हवा में कैसे गायब हो सकता है? यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि रहस्य ये नहीं है कि कोई बंद कमरे से गायब कैसे हुआ। तो फिर क्या है? ये प्राचीन भारत था। तक्षशिला जैसी जगहों के नीचे गुप्त सुरंगों और निकास द्वारों का एक जटिल जाल होना बहुत तार्किक है, जिसके बारे में केवल कुछ गिने चुने उच्च अधिकारियों को ही पता होगा। हत्यारों ने उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया होगा। ये मुमकिन है। लेकिन ऐतिहासिक विश्लेषण के नजरिए से असली रहस्य यह है कि राख में वो संदेश आखिर क्यों छोड़ा गया। तो आपके कहने का मतलब है कि राख का वो संदेश जानबूझकर छोड़ा गया एक सुराग था, कोई एक्सीडेंट नहीं था? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब कोई इंसान मौत के करीब होता है या किसी भयानक खतरे में होता है तो उसका हर एक कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया होता है। आचार्य रुद्र ने राख में जो लिखा वो एक मरते हुए इंसान का आखिरी बयान था, एक डाइंग डिक्लेरेशन। हाँ, उन्होंने जानबूझकर उस घटना को एक साधारण अपहरण से बदलकर एक बहुत बड़ी साजिश में तब्दील कर दिया। वो राख का संदेश एक गहरी चेतावनी थी कि खतरा बाहरी साम्राज्यों से नहीं बल्कि उसी व्यवस्था के अंदर से है जिस पर सब लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। मतलब वो संदेश आने वाले तूफान की पहली घंटी था। एकदम सही। और वो तूफान तक्षशिला पर बहुत जल्दी टूट भी पड़ा, क्योंकि तहखाने से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने के बाद आरव देखता है कि पूरा तक्षशिला बदल चुका है। पूरा माहौल ही बदल गया था। हर तरफ बस डर और अविश्वास का माहौल था। शिक्षक रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे, कीमती ग्रंथ चोरी होने लगे। और फिर स्रोत एक बहुत ही डरावने प्रतीक का जिक्र करता है। मंदिरों की दीवारों पर गुप्त संदेश दिखाई देने लगे, जिनके अंत में एक ही निशान बना होता था, एक काला कमल, यानी द ब्लैक लोटस। जब किसी शैक्षणिक संस्थान के अंदर डर इस तरह फैलता है तो वो सबसे विनाशकारी होता है। ज्ञान पूरी तरह से अविश्वास में बदल जाता है। हाँ। ब्लैक लोटस का ये प्रतीक दरअसल एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा था। वो लोगों को ये बता रहे थे कि वे हर जगह मौजूद हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और इसी खौफ के बीच पारव की मुलाकात मीरा नाम की एक रहस्यमयी लड़की से होती है। मीरा उसे बताती है कि उसका पिता उसी गद्दार को बेनकाब करने की कोशिश में मारा गया था। और मीरा के आने से कहानी में एक नया मोड़ आता है। हाँ, क्योंकि फिर मीरा वो भयानक सच उजागर करती है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। आचार्य रुद्र को तक्षशिला के नीचे एक ऐसा गुप्त ग्रंथ या मैन्यूस्क्रिप्ट मिला था जिसमें इतनी उन्नत सैन्य रणनीतियां और युद्ध के तरीके लिखे थे
कि बिना लड़े ही बड़े बड़े साम्राज्यों को हराया जा सकता था। और यही उस ग्रंथ की सबसे बड़ी कीमत थी। और कोई ऐसा व्यक्ति जो तक्षशिला के ही अंदर मौजूद था, उस ग्रंथ को किसी बाहरी साम्राज्य को बेचना चाहता था। यह समझना बहुत जरूरी है कि प्राचीन काल में उन्नत सैन्य रणनीति का मतलब क्या होता था। मुझे भी यही सवाल परेशान कर रहा था। मतलब ये तो बिल्कुल प्राचीन काल की आर्म्स रेस जैसा लग रहा है। ये गुप्त ग्रंथ उस समय के न्यूक्लियर कोड्स की तरह था, जिसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचा जाना था। लेकिन उस दौर में ऐसा क्या ज्ञान हो सकता था जो बिना लड़े ही साम्राज्यों को नष्ट कर दे? देखिए, उस समय ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार था। स्रोत के अनुसार उस ग्रंथ में केवल तलवारों या तीरों की बात नहीं थी। तो फिर किस चीज की बात थी? उसमें दुश्मन की सेना को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने के तरीके थे। जल स्रोतों को कैसे नियंत्रित या दूषित किया जाए, व्यापार मार्गों को कैसे बाधित किया जाए और बिना एक भी सैनिक खोए किसी साम्राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था की कैसे घेराबंदी की जाए, ये सब उस ग्रंथ में दर्ज था। अरे बाप रे! इसे आप ब्लडलेस वॉरफेयर कह सकते हैं। अगर ये ज्ञान किसी क्रूर शासक के हाथ लग जाता तो दुनिया का पूरा भूगोल ही बदल सकता था। और उस ज्ञान को बेचने वाले कोई बाहरी दुश्मन नहीं थे। आरव और मीरा को जल्दी पता चल जाता है कि ब्लैक लोटस के सदस्य उसी विश्वविद्यालय के नीचे अपनी गुप्त बैठकें कर रहे हैं। ये सबसे डरावना हिस्सा था। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें सम्मानित विद्वान, राजाओं के सलाहकार और खुद तक्षशिला के शिक्षक शामिल थे। यह भ्रष्टाचार के सबसे गहरे और संस्थागत स्तर को दर्शाता है। जिन लोगों पर उस ज्ञान की रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जो समाज में नैतिकता और शिक्षा के स्तंभ माने जाते थे, वही लोग अपने लालच और सत्ता की भूख मिटाने के लिए उस ज्ञान का सौदा कर रहे थे। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। हाँ, यह साबित करता है कि केवल उच्च शिक्षा या समाज में एक बड़ा पद किसी इंसान को नैतिक पतन से नहीं रोक सकता। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पूरी सभ्यता खतरे में पड़ जाती है। और इस खतरे का सबसे खौफनाक चेहरा तब सामने आता है जब आरव और मीरा उन गुप्त सुरंगों में ब्लैक लोटस की बैठक को खोज निकालते हैं। स्रोत सामग्री का यह दृश्य बहुत ही तनावपूर्ण है। बहुत ज्यादा। वहां काले लबादे पहने कई लोग मौजूद थे और तब उनमें से मुख्य गद्दार अपना नकाब हटाता है। उस पल वो जो इंसान था, उसने आरव की पूरी दुनिया हिला दी। किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती। क्योंकि वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शिक्षक आचार्य देव था। वो इंसान जिस पर आरव दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करता था, जिससे उसने सब कुछ सीखा था। किसी भी छात्र के लिए अपने गुरु को इस रूप में देखना एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक आघात है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का धोखा नहीं था, ये पूरी शिक्षा प्रणाली का धोखा था। बिल्कुल। और आचार्य देव का उस वक्त का जो संवाद है, वो उनके पूरे दर्शन को स्पष्ट कर देता है। वो आरव को देखकर पूरी शांति से कहता है, ज्ञान शक्ति है आरव, और शक्ति उसी की होती है जो इसे नियंत्रित करने को तैयार हो। ये उनकी मानसिकता को पूरी तरह से बेनकाब करता है। हाँ, ये स्पष्ट हो गया कि आचार्य रुद्र, वो बूढ़े लाइब्रेरियन, अपनी मर्जी से गायब नहीं हुए थे। उनकी हत्या की गई थी क्योंकि उन्होंने वो खतरनाक ग्रंथ इन गद्दारों को सौंपने से साफ मना कर दिया था। और इसके बाद जो होता है वो किसी प्रलय से कम नहीं था। सुरंगों में आग लग जाती है, पत्थर गिरने लगते हैं, मीरा पकड़ी जाती है। आरव चारों तरफ धुएं और आग के बीच खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। उस क्षण में आरव के सामने सबसे बड़ा नैतिक संकट था। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? जरा रुकिए, मुझे यहाँ आरव का संघर्ष थोड़ा अजीब लगता है। कैसे? वो हार मान लेना चाहता है, जो कि तार्किक भी है। आखिर वो कोई महान योद्धा नहीं है, ना ही कोई नायक है। वो तो बस एक गरीब छात्र है। उसके पास न कोई सेना है, न कोई राजनीतिक ताकत। हाँ, वो बहुत कमजोर स्थिति में था। तो क्या उसे ये सब छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग नहीं जाना चाहिए था? कोई भी सामान्य इंसान तो यही करता। इतनी बड़ी साजिश से एक अकेला छात्र कैसे लड़ सकता है? अगर दुनिया सिर्फ ताकत और तर्क से चलती तो हाँ, उसे बिल्कुल भाग जाना चाहिए था। लेकिन यहीं पर इस पूरी कथा का सबसे गहरा अर्थ छिपा है। आरव का कुछ न होना ही दरअसल उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये कैसे हो सकता है? देखिए, सत्ता, रुतबे और लालच ने आचार्य देव जैसे बड़े बड़े विद्वानों को भ्रष्ट कर दिया था, क्योंकि वे उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे जहां शक्ति से प्यार किया जाता था। उनका बहुत कुछ दांव पर लगा था। अच्छा, और आरव के साथ ऐसा नहीं था? बिल्कुल नहीं। आरव उस भ्रष्ट व्यवस्था के बाहर का व्यक्ति था। उसके पास खोने के लिए कोई रुतबा था ही नहीं।
उसकी शुद्ध जिज्ञासा ही वो ईंधन थी जो उसे उस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने की ताकत दे रही थी। ये बात सोचने लायक है। वो सत्ता का भूखा नहीं था, वो सिर्फ सच का भूखा था। और सिस्टम के बाहर का व्यक्ति ही अक्सर सिस्टम की सड़ांध को सबसे अच्छी तरह साफ कर सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है और शायद यही कारण है कि उस घोर निराशा के पल में उसे उस बूढ़े लाइब्रेरियन की कही हुई एक बात याद आती है। हाँ, वो आखिरी शब्द। टेक्स्ट में लिखा है, सच्चा साहस डर का ना होना नहीं है, बल्कि यह चुनना है कि डर से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ये पंक्ति बहुत गहरी है। इस एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। आरव भागता नहीं है, वो रात के उस अंधेरे में सीधे तक्षशिला वापस लौटता है। वो तक्षशिला का वो विशाल आपातकालीन घंटा बजा देता है जिसकी तेज आवाज से पूरा विश्वविद्यालय, छात्र, शिक्षक और आसपास के लोग जाग जाते हैं। वो पूरे संस्थान को उस तहखाने की तरफ ले आता है। यह एक बहुत ही प्रतीकात्मक कदम था। कैसे? देखिए, अंधेरे में पनपने वाली साजिशों की सबसे बड़ी कमजोरी रोशनी और पारदर्शिता ही होती है। जब तक ब्लैक लोटस छुपकर काम कर रहा था, वो अजय था, लेकिन जैसे ही पूरी भीड़ वहां पहुंची, उनका रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। और रहस्य खत्म होते ही गद्दारों में अफरा तफरी मच जाती है। आचार्य देव वो खतरनाक गुप्त ग्रंथ लेकर उस तहखाने की तरफ भागता है जो अब आग और गिरते पत्थरों के कारण ढह रहा था। और यहीं पे वो क्लाइमैक्स आता है। हाँ, उसी जलते हुए तेल के दिए के पास जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, गुरु और शिष्य का आखिरी आमना सामना होता है। दोनों के बीच हथियारों से ज्यादा एक वैचारिक युद्ध चल रहा था। बिल्कुल। गिरते हुए पत्थरों और आग के बीच आचार्य देव चिल्लाता है कि शक्ति दुनिया बदलती है, लेकिन आरव उसका जवाब देता है, नहीं, जो लोग सच की रक्षा करते हैं वे दुनिया बदलते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये संवाद पूरे स्रोत सामग्री का निचोड़ है। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये दो विपरीत विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ वो विचार था जो मानता है कि ज्ञान को तिजोरी में बंद करके सत्ता हासिल की जानी चाहिए, और दूसरी तरफ वो विचार जो मानता है कि ज्ञान की रक्षा लालच से परे जाकर की जानी चाहिए। और उस वैचारिक लड़ाई का अंत बहुत ही नाटकीय तरीके से होता है। वो ग्रंथ अचानक आग की तरफ गिरने लगता है। ओहो! आचार्य देव अपने लालच और शक्ति की अंधी भूख में उसे पकड़ने के लिए आगे छलांग लगाता है। उसे उस ग्रंथ से मिलने वाली शक्ति के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर आरव भविष्य को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर अंतिम सेकंड में आरव उस ग्रंथ को सुरक्षित पकड़ लेता है, जबकि आचार्य देव अपने उसी लालच के कारण हमेशा के लिए उन गिरते हुए भारी पत्थरों के नीचे दफन हो जाता है। अगर हम इसके तंत्र को समझें तो ये पूरी घटना इस बात का प्रमाण है कि अंततः शक्ति और लालच खुद अपने ही पतन का कारण बनते हैं। सही बात है। आचार्य देव के पास सारा नियंत्रण था, पूरी योजना थी, लेकिन वो सत्य की ताकत को नहीं समझ पाया। सत्य का संरक्षण हमेशा वर्चस्व की भूख से बड़ा साबित होता है। वो भयानक रात गुजरने के बाद तक्षशिला में शांति लौट आई। ब्लैक लोटस हमेशा के लिए नष्ट हो गया और आरव, जिसे कभी कोई नोटिस नहीं करता था, जिस पे किसी ने भरोसा नहीं किया था, वो प्राचीन भारत में ज्ञान के सबसे कम उम्र के रक्षकों में से एक बन गया। एक बहुत ही शानदार सफर। स्रोत सामग्री हमें अंत में बताती है कि उस पुरानी लाइब्रेरी की दीवार पर आरव ने एक आखिरी संदेश लिखा था। एक इंसान उस पल खतरनाक हो जाता है जब वो सच से डरना छोड़ देता है। ये पंक्तियां आज के संदर्भ में भी उतनी ही गहराई रखती हैं। इतिहास हमेशा ताकतवर राजाओं, उनके युद्धों या क्रूर तानाशाहों को ही याद नहीं रखता। बिल्कुल। कई बार इतिहास उन जिज्ञासु लोगों को याद रखता है जिन्होंने सही समय पर सही सवाल पूछे और पूरी व्यवस्था को आईना दिखाया। इस स्रोत की कहानी से हमें जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि ज्ञान हमेशा से एक हथियार रहा है, और यही इसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। आज हम जिस सूचना के युग में जी रहे हैं, जहां इन्फॉर्मेशन ही सब कुछ है, वहां ये प्राचीन कहानी और भी अधिक जीवंत हो उठती है। कैसे? आज हमारे पास इंटरनेट है, बड़े बड़े डेटा सर्वर है और एल्गोरिदम का एक विशाल जाल है। जानकारी ही आज की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। हाँ, डेटा इज द न्यू ऑयल, ऐसा कहते हैं ना। बिल्कुल। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की शक्तिशाली संस्थानों, टेक कंपनियों या सत्ता के गलियारों में ज्ञान को आखिर कौन नियंत्रित कर रहा है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। उस जानकारी का इस्तेमाल समाज को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है या सिर्फ कुछ लोगों का वर्चस्व कायम करने के लिए।
ब्लैक लोटस जैसी प्रवृत्तियां आज भी मौजूद हैं, बस उनका रूप बदल गया है। ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान का रखवाला कौन है। स्रोत सामग्री भी श्रोताओं के लिए यही प्रेरणा देती है कि वे ज्ञान, रहस्य और सच की इस खोज को कभी रुकने ना दें। कभी नहीं रुकना चाहिए। प्राचीन भारतीय रहस्य हों, डार्क लेजेंड्स हों या अनकही ऐतिहासिक थ्रिलर कहानियां, इन सबको खंगालने से हमें सिर्फ अतीत ही नहीं बल्कि अपने वर्तमान का भी सच दिखाई देता है। बिल्कुल। जब तक सवाल पूछने की जिज्ञासा जिंदा है, सच को हमेशा कोई ना कोई खोज ही लेगा। कोई भी रहस्य हमेशा के लिए दफन नहीं रह सकता। तो इस गहरी चर्चा को हम एक विचार के साथ यहाँ विराम देते हैं। हमने देखा कि कैसे इतिहास कोई साफ सुथरी तस्वीर नहीं है। यह उन धुंधले और खतरनाक रास्तों से होकर गुजरता है जहाँ अक्सर डर और लालच का राज होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर महज एक गुप्त ग्रंथ प्राचीन काल में बिना युद्ध लड़े बड़े बड़े साम्राज्यों को नष्ट करने की ताकत रखता था, तो आज भी हमारे आसपास मौजूद तक्षशिला जैसे अनगिनत प्राचीन खंडरों की गहराई में, मिट्टी और पत्थरों के नीचे ऐसा कौन सा भुला हुआ ज्ञान दबा हो सकता है, जो बस किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा है जिसके पास सही सवाल पूछने का साहस हो। अगर आपको भी लगता है कि भारत का इतिहास सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि अनकहे रहस्यों का खजाना है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी, थ्रिलर और सिनेमैटिक कहानियां आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आरव सच में तक्षशिला को बचा पाया या कहानी में अभी भी कोई राज छुपा है।